हाय स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो अवयवों के ऊपर प्रतिक्रियाओं को ज्ञात करने पर आधारित है। एक साधारण सा केस देखिए। ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड 100 किलो न्यूटन का और एक बेंडिंग मोमेंट 60 किलो न्यूटन मीटर और दूसरा बेंडिंग मोमेंट 50 किलो न्यूटन मीटर का लगा हुआ है। ए और सी के बीच की दूरी 2 है। ऐसे ही आगे सी और डी के बीच 2, डी और ई के बीच 3, ई और बी के बीच 3 दूरी है। दूरियां स्पष्ट हो गई आपको, 2, 2, 3 और 3, और इनके ऊपर बलों की और बेंडिंग मोमेंट की स्थिति आपको क्लियर हो गई। 100 किलो न्यूटन का एक बल और 2 बेंडिंग मोमेंट लग रहे हैं। इस स्थिति में आपको ज्ञात करना है कि कैसे आप निकालेंगे प्रतिक्रियाएं आर ए और आर बी पर। चलिए मान लिया हमने कि आर ए पे प्रतिक्रिया ए पर प्रतिक्रिया आर ए है जबकि बी पे प्रतिक्रिया आर बी है। आप कह सकते हैं कि ये प्रतिक्रियाएं सर आपने अपवर्ड क्यों मानी? हो सकता है कि ये प्रतिक्रियाएं डाउनवर्ड हो क्योंकि यहां पर कुछ बेंडिंग मोमेंट्स भी लग रहे हैं। एक साधारण केस में तो आप एक सिंपल से इन्वेस्टिगेशन के बाद बोल देते हैं। मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर 2 बल लग रहे हैं 50 न्यूटन के और 25 न्यूटन के। ए और बी पर प्रतिक्रिया पूछी जा रही है। आप बिना हिचक कह सकते हैं कि ये प्रतिक्रियाएं सर ऊपर की तरफ होंगी क्योंकि इस बीम को बैलेंस करने के लिए 2 बल नीचे लग रहे हैं, दोनों की दिशा नीचे की तरफ है, तो सीधी तौर पे ये बल यहाँ पर ऊपर की तरफ लगाने पड़ेंगे। लेकिन जरा देखें, अगर आपने कहीं पर कुछ बेंडिंग मोमेंट भी लगा दिए हों और नीचे से भी कुछ बल लगा दिए हों, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में आप तुरंत देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ होंगे। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेशंस गणनाओं के बाद आपको पता चलेगा कि प्रतिक्रियाएं अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन से नहीं दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन आगे खुद बता देता है कि आपने सही माना है या गलत। तो आपने यहाँ पर माना है कि आर ए अपवर्ड है, आर बी अपवर्ड है। सामान्यतः हम अपवर्ड मान लेते हैं, अगर नहीं दिखता है तो बाद में सॉल्यूशन आने पे पता चलता है कि आप सही थे या गलत थे। आइए अब साइन कन्वेंशन देखते हैं। कुछ एडवांस साइन कन्वेंशंस मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी प्रतिक्रियाएं निकालने के लिए जो पहले से आप करते आए हैं वही ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि फोर्स अगर अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव और निगेटिव है अगर वो डाउनवर्ड है। अगर आप डाउनवर्ड फोर्स है तो उसको निगेटिव मान लेते हैं। अब भी आप यही कन्वेंशन मान के चलिए। और बेंडिंग मोमेंट के लिए आप पहले से जो मानते आए हैं कि अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा। तो फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए आप ये साइन कन्वेंशन मान के चलेंगे। ये बहुत पहले से आप मानते आए हैं, अब भी यही मानेंगे। तो फोर्सेस के लिए ये ध्यान रखिएगा और बेंडिंग मोमेंट के लिए ये। अब कहीं भी प्रतिक्रिया निकालने के लिए आप 2 प्रकार के संतुलन देखेंगे। वो 2 प्रकार के संतुलन क्या है? पहला तो आप फोर्स बैलेंस देखेंगे। टोटल आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंपली सपोर्टेड है, वो टेकों पर टिके हुए हैं 2। अब ये नहीं हो रहा है कि इनकी वजह से, इन बलों की वजह से या घूर्ण की वजह से ये टॉपल नहीं हो जा रहा है, किसी सपोर्ट से उठ नहीं जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये शाफ्ट अपनी जगह पे बना हुआ है और ये अपनी जगह पे तभी बना होगा जब इसके ऊपर लगने वाले डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स सब एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि फोर्सेस बैलेंस में है। देखिए, एक तरफ से शुरू करिए, फोर्सेस को लेके जाइए। ए पर फोर्स आर ए था, आगे बढ़ने पर एक और फोर्स 100 न्यूटन का, ये निगेटिव हो गया या पॉजिटिव? अभी मैंने कन्वेंशन माना था कि ये निगेटिव होगा। और आगे बढ़ने पर एक अपवर्ड फोर्स आर बी होगा, ये सब मिलकर के 0 के बराबर होंगे।
आपने फोर्सेस के बैलेंस दिखा दिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपने 60 किलो न्यूटन मीटर और 50 किलो न्यूटन मीटर वाले बेंडिंग मोमेंट को इस इक्वेशन में शामिल ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, ये फोर्स बैलेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ बलों को शामिल करेगा और जो बल लग रहे थे RA, 100 और RB के। दूसरा जो बनेगा वो बेंडिंग मोमेंट का, या कह दें सिंपली मोमेंट बैलेंस इक्वेशन बनेगा। बेंडिंग मोमेंट बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, आप एक तरफ से एक सिरे से कोई भी बिंदु उठाइए, मान लीजिए आपने A बिंदु को उठाया और A के सापेक्ष बेंडिंग मोमेंट लेने पर, टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट A। शुरू करते हैं, A पर RA बल लग रहा है, लेकिन A बिंदु पर ही है, इस वजह से जो दूरी हो गई वो 0 हो गई, तो RA इंटू 0। आगे बढ़ेंगे, 100 किलो न्यूटन का फोर्स इसको किस तरह घुमाने की कोशिश करेगा। आप A पे अंगूठा रखें और A बल की तल्ले की दिशा में अपने अंगूठे को चलाएं, तो आपको पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज दर्शा रहा है, यानी कि -100, और दूरी कितनी हो गई, 2 की। आगे बढ़ने पर आप फिर देखेंगे कि A पे अंगूठे रखने पे और इस तरह से घुमाने पर बेंडिंग मोमेंट की दिशा में तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और ये हो जाएगा -60। ये खुद बेंडिंग मोमेंट है, तो इसलिए दूरियों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये खुद बेंडिंग मोमेंट है, इसलिए आपने इसको सीधे 60 लिख दिया। और आगे फिर 50 किलो न्यूटन का बेंडिंग मोमेंट, और उसके बाद RB फोर्स, और RB फोर्स देख रहे हैं कि ये क्या करेगा, क्योंकि अपवर्ड है इसलिए ये टॉपल करने की कोशिश करेगा बीम को ऊपर की तरफ, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज तरह का बेंडिंग मोमेंट है, और इस वजह से पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा RB। और टोटल दूरी देखें, अगर यहाँ से 2, 2, 3 और 3 यानी 10 की दूरी पे है, तो गुणे 10, और ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहला फोर्स बैलेंस आपको मिला और दूसरा आपको बेंडिंग मोमेंट बैलेंस मिला। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और आपको प्रतिक्रियाएं मिल जाएंगी। आइए मैं जल्दी से दिखाता हूं आपको कि कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आइए अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से प्रतिक्रियाओं को निकालते हैं। प्रतिक्रियाओं को निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट वाले इक्वेशन को उठाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा -200 -60 -50 प्लस 10 RB इजकल टू 0, और इसको आपने किया तो इन तीनों से को जोड़ने पे -310 प्लस 10 RB इजकल टू 0, और इस प्रकार RB बराबर 310/10 बराबर प्लस 31 किलो न्यूटन। अब ये प्लस, इसका मान आप देखिए, ये प्लस आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बता देगा अगर आपने जो दिशा मानी है RA की, और उत्तर में वो RB की दिशा आपने अपवर्ड मानी है, और आपका RB का मान धनात्मक आया, इसका मतलब आपने जो दिशा मानी है वो सही मानी है, आपकी RB की दिशा सही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये मान लीजिए निगेटिव आता, -31 आता, तो इसका मतलब RB डाउनवर्ड होगा। आपने यहाँ पर गलत माना था, तब आप RB को मान लेते कि ये डाउनवर्ड होगा। आप कह देते अपने उत्तर में कि प्रतिक्रिया जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो इसे सॉल्यूशन में ही बता दिया कि आप सही थे, क्योंकि RB का मान आया +31। इस मान को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 से ये क्लियर हो जाएगा कि RA का मान और कुछ नहीं बल्कि -100 RB होगा, और ये हो जाएगा 100 -31 यानी कि 69। ये भी मान पॉजिटिव आएगा, यानी कि आपने A की जो दिशा मानी है वो सही मानी है, यही दिशा होगी, यानी RA भी अपवर्ड होगा। इस तरह से आप प्रतिक्रियाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तब
जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उसके ऊपर पॉइंट लोड हो और कुछ बेंडिंग मोमेंट लगे हुए हैं। आइए देखते हैं अब एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हम यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाएंगे, उसके लिए प्रतिक्रिया कैसे निकालेंगे। अब हम लोग के पास एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पर 3 प्रकार के कंपोनेंट लग रहे हैं बलों का। सबसे पहले तो एक बल लग रहा है जो कि पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन का बिंदु C पर। अगला बिंदु D है। ये बिंदु D से E तक एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको कि यूडीएल या समवितरित भार कहते हैं, ये लगा हुआ है। और उसके बाद एक बेंडिंग मोमेंट भी लगा हुआ है 50 किलो न्यूटन मीटर का F बिंदु पर। और इस केस में आपको निकालना है कि कितना होगा प्रतिक्रिया A और B बिंदु पर। चलिए, जैसे इससे पहले हमने बिना किसी हिचक मान लिया कि RA अपवर्ड है, RB भी अपवर्ड है। इसका फोर्स बैलेंस देखते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं, A से B की तरफ जाते हैं। सबसे पहले A पर RA फोर्स अपवर्ड है इसलिए धनात्मक, 50 डाउनवर्ड है इसलिए ऋणात्मक, और यूडीएल भी ऋणात्मक होगा क्योंकि नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसका मान कितना रखेंगे आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर वितरित है। 10 किलो न्यूटन पर मीटर वितरित है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल 4 मीटर की दूरी पर है, यानी 10 गुणे 4 यानी कि 40 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अगर प्रभावी बल देखें इस यूडीएल की वजह से तो ये और कुछ नहीं बल्कि 40 न्यूटन का होगा नीचे की तरफ, तो 10 गुणे 40। और उसके बाद आगे एक बेंडिंग मोमेंट पड़ेगा जिसे आप शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये फोर्स बैलेंस है। आगे फिर RB ये भी अपवर्ड होगा इसलिए पॉजिटिव, और ये फोर्स बैलेंस हो गया 0 के बराबर हो गया क्योंकि ये टॉपल नहीं कर रहा, शाफ्ट कहीं जा नहीं रहा है। आइए देखते हैं। अब फोर्स बैलेंस हो गया, अब हम लोग मोमेंट बैलेंस की बात करेंगे, या मैंने कहा था अभी कि इसको बिल्डिंग मोमेंट बैलेंस भी बोल सकते हैं, आप बैलेंस फोर्स मोमेंट बैलेंस भी कह सकते हैं। तो मोमेंट बैलेंस देखते हैं। ए पर ही ले सकते हैं आप, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के सापेक्ष आपने मोमेंट लेना है। ए पर खुद RA है और कोई दूरी नहीं है इसलिए 0। 50 वाला इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा इसलिए ये निगेटिव होगा। 50 इंटू दूरी कितनी होगी, 2 होगी। यूडीएल जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे आप, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक वितरित है। यूडीएल के बारे में बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक किसी नाले के ऊपर कोई एक पुल बना हुआ है और इस पे तब की स्थिति, मान लीजिए कोई कार खड़ी है, कोई कार कहीं पर खड़ी है, तब इस कार के सीजी पे जितना बल लगेगा ये पॉइंट लोड की तरह से होगा। कार यहाँ से चली गई, कार यहाँ से वैनिश हो गई और अब पुल खाली है। इसके ऊपर कंक्रीट की एक मोटी परत पड़ी हुई है, इसका अपना वजन होगा और मान लीजिए कि ये पर मीटर ये वजन 10 किलो न्यूटन का है, तो आप कह देंगे कि ये और कुछ नहीं, इसको ऐसे दर्शाएंगे कि ये 10 पूरा यहाँ से यहाँ तक जो स्लैब का भार है कि ये 10 किलो न्यूटन का एक यूडीएल है। हर जगह कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई नया पुल बना और बिना अभी उस पे से कोई लोड नहीं गया, उससे वो खुद गिर गया, तो वो इन्हीं यूडीएल की वजह से, खुद स्लैब अपना भार की वजह से ही वो फेल्योर हो गया। तो ये बीमों के ऊपर छतों के भार या इन पुलों के बीमों के ऊपर स्लैब का भार
यही यूडीएल होता है। और इसको अगर आप प्रभावी जानना होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो आप ये देखें कि इसकी सीजी कहाँ होगी, इसकी सीजी बीचों बीच में होगी। अगर ये टोटल x दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी सीजी आप ये एक तरफ से x/2 पे मान लेंगे। और टोटल 10x, देखिए पर मीटर 10 है, टोटल x मीटर है, तो 10 × x यानी 10x का आप इसको बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करते समय एक पॉइंट लोड की तरह मान सकते हैं, जिसका मान 10x के बराबर होगा और ये x/2 दूरी पर स्थित होगी। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जब बनाएंगे तो किसी यूडीएल को इस तरह से आप परिवर्तित कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा, इस तरह से आप मान सकते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर लगा हुआ है, टोटल 40 का है, यानी आप इसको मानेंगे कि ये 40 किलोन्यूटन का लगा हुआ है। और कैसे घुमाएगा, ये आपको घुमाने की कोशिश करेगा। फिर से क्लॉकवाइज ए बिंदु के सापेक्ष अगर देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये भी निगेटिव में होगा। और ये 4 मीटर पे फैला हुआ है, तो जो प्रभावी बल होगा वो 40 का होगा। और कितनी दूरी पे मानेंगे, इसके बीचों बीच, तो इसके बीचों बीच अगर 2 और एक कुल 4 का है तो आधा 2, यानी 2 और 2 6 दूरी पे है × 6। तो ये यूडीएल के वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आया वो आपने दर्शा दिया। आगे ई बिंदु पर सीधे दिया हुआ है एक फिर से क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट, ये 50 किलोन्यूटन का सीधे लिख लेंगे। और ये लास्ट में आरबी आएगा, आरबी यहाँ से कितनी दूरी पे है, 2 2 4 4 8 4 12 × 12 दूरी पर। पहला इक्वेशन आपको फोर्स बैलेंस, दूसरा आपको बेंडिंग मोमेंट मिल गया। ध्यान से इनको देख लीजिए। अब जैसे आपने पहले इक्वेशन सॉल्व किए थे, उसी तरह से सॉल्व करके आप निकाल लेंगे इनके मान, और तब हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो हमने रिएक्शंस माने थे उनकी दिशा सही थी अथवा नहीं। 1 और 2 को सॉल्व करके हम RA और RB के मान को निकाल लें। RA और RB के मान निकलते ही हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में हमने ये दिशा सही मानी थी या नहीं। इक्वेशन 2 को उठाते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0 - 100 - 240 - 50 प्लस 12 RB इसका -390 प्लस 12 RB इसका 0, यानी RB बराबर 390/12 और ये मान हो जाएगा 32.5 किलोन्यूटन। ये मान जो आया है ये धनात्मक है, और धनात्मक ये दर्शा रहा है कि आपने RB की जो दिशा मानी है वो बिल्कुल सही है, RB अपवर्ड ही होगा। इस मान को रख देते हैं, RA का मान निकालना है आपको, इस मान को रख देते हैं इक्वेशन 1 में RB के। तो फिर इक्वेशन अब इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से RA का मान 57.5 किलोन्यूटन आ जाएगा। ये भी मान धनात्मक होगा, जो कि ये दर्शाएगा कि ये RA का मान आपने सही माना था, ये अपवर्ड होगा। इस तरह से आप प्रतिक्रियाएं निकाल सकते हैं जब यूडीएल लगा हुआ है सिंपली सपोर्ट बीम पे, और उसके साथ पॉइंट लोड है और साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी है। हम लोगों ने इससे पहले के प्रॉब्लम्स में ये देखा कि कैसे पॉइंट लोड और यूडीएल में रिएक्शंस निकालते हैं। अब हम लोग वीडीएल देखते हैं, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कैसे प्रतिक्रिया निकालेंगे। यहाँ एक सिंपल सा केस देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, AB 8 मीटर लंबाई है, और यहाँ पर लोड वेरी हो रहा है। A पर ये 0 किलोन्यूटन है, और ये बढ़ता हुआ B पर 10 किलोन्यूटन का हो जा रहा है। ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इसे आप ट्रायंगुलर लोड भी कह सकते हैं। आगे हम लोग ट्रेपेजॉइडल लोड देखेंगे। यहाँ पर ये ट्रायंगुलर लोड है, इसकी वजह से आपको रिएक्शंस निकालना है। मैं
आपको इसके फोर्स बैलेंस और बेंडिंग मोमेंट बैलेंस को दिखाता हूँ। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर फोर्स बैलेंस की बात करें तो ये पूरा अगर देखा जाए ट्रायंगल का जो एरिया होगा, आप आधा आप कर लो तो ये इस तरह से है, आधा एरिया। आप अगर पूरा होता तो 10 और ये दूरी 8 यानी 80 किलो न्यूटन का यूडीएल होता अगर पूरा ये एक बराबर लगता यूनिफॉर्मली, 10 यहाँ से शुरू करके 10 यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ 0 से शुरू कर रहा है और यहाँ 10 तक जा रहा है, यानी कि आधा होगा इसका एरिया, यानी कि और कुछ नहीं होगा। ये दूरी इंटू फोर्स बटे 2 यानी कि 8 गुणे 10 बटे 2 यानी कि 40 किलो न्यूटन का ये नेट बल इस बीम के ऊपर आएगा। ये जो बल आएगा ये 40 किलो न्यूटन का आएगा और ये कहाँ पर काम करेगा? जो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा वहीं पर काम करेगा। ध्यान रखिएगा कि ये अगर दूरी 8 है, अगर ये दूरी 8 है तो ये यहाँ से 2/3 2/3 इंटू 8 यानी कि 2/3 दूरी पर इसका सेंट्रॉइड होता है, वहीं पर ये काम करेगा। ये बल यहाँ पर इस दूरी पर काम करेगा। तो आपको पता चल गया कि ये बल कहाँ पर काम करेगा और कितने का काम करेगा। 40 किलो न्यूटन का यहाँ से 16/3 दूरी पर काम करेगा। आइए फोर्स बैलेंस बनाते हैं। अगर आप फोर्स बैलेंस इसका बनाते हैं तो दोनों पर प्रतिक्रियाएं आपने अगर RA और RB माना है तो RA एक तरफ से शुरू करिए, RA डाउनवर्ड RA अपवर्ड, इसलिए पॉजिटिव में। आइए प्रतिक्रियाओं को निकालते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर प्रतिक्रिया RA मान ली, यहाँ पर प्रतिक्रिया RB मान ली। RA अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, RA नीचे की तरफ 40 किलो न्यूटन का काम करेगा। तो आप प्रभावी बल जो है 40 किलो न्यूटन का, और फिर से RB ऊपर की तरफ, और ये फोर्स बैलेंस हो गया। पहला इक्वेशन आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट बैलेंस देखना है। टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट अबाउट A। टेकिंग मोमेंट अबाउट A। आइए देखते हैं A के सापेक्ष लेने पर, तो A पर ही है इसलिए वहाँ 0 हो गया, जैसे हम पहले करते आए हैं। और ये अगर यहाँ पर A है तो यहाँ से ये बल इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए निगेटिव होगा और ये 40 का होगा। और कितनी दूरी पे होगा? 2/3 इंटू 8 दूरी पर मोमेंट निकल गया। अब ये यहाँ पर B बिंदु पर देखें तो B बिंदु वाला बल यहाँ के सापेक्ष इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा, प्लस RB इंटू जो दूरी होगी 8, ये क्या होगी? 0 के बराबर होगी। ये बेंडिंग मोमेंट बैलेंस हो गया। और इस प्रकार बेंडिंग मोमेंट और फोर्स बैलेंस दोनों मिल गए आपको। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप रिएक्शंस निकाल सकते हैं। तो ये तब था जब वीडियल था, ये ट्रायंगुलर केस। ट्रायंगुलर लोडिंग हो जहाँ पर 0 से शुरू करके 10 तक जाए, कोई किसी वैल्यू तक जाए, तब आप इस तरीके से निकालेंगे रिएक्शंस को, फोर्स बैलेंस और बेंडिंग मोमेंट बैलेंस को ऐसे बनाएंगे। आइए अगले केस में हम देखते हैं। एक बीम है जिस पर कि वेरिंग लोड लगा हुआ है और ये वेरिंग लोड ट्रेपेजॉइडल प्रकार का है। ये VDL है, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और ट्रेपेजॉइडल है।
सब लंबाकार है। और यहाँ पर आपको मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताऊंगा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप इसकी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आप इस पूरे ट्रापेजॉइडल को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला ऊपरी हिस्सा ट्रायंगुलर शेप का होगा और नीचे वाला एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो आप इन दोनों को अगर अलग अलग निकाल लें तो ये बल, ये VDL जो है दो बलों का योग है। वो कौन कौन से हैं? एक VDL है और एक UDL है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 30 से शुरू कर रहा है और यहाँ देखा जाए तो 30 तक है और बचा ये कितना हो जाएगा? 40। ये 40 का VDL है, ट्रायंगुलर लोड है 0 से शुरू करके, और ये 30 का एक UDL है। आपने तोड़ लिया जो भी ट्रापेजॉइडल आपके लोडिंग है उसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, और इन दोनों केसेस को आप पढ़ चुके हैं। दोनों केसेस के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकाल करके उनको जोड़ देंगे। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए अभी आपने पढ़ा कि जो कुल लोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो और कुछ नहीं बल्कि टोटल दूरी मान लीजिए ये बीम 10 मीटर का है, यानी कि 10 × 40 400/2, यानी कि ये कुल बल जो होगा, ये नेट बल ये 400/2 यानी कि 200 के बराबर होगा। और कहाँ पर काम करेगा? 10 दूरी कुल है, तो आपको मैंने बताया है कि ये दूरी 2/3 होती है, 2/3 × 10 दूरी पर ये काम करेगा। UDL की बात करें तो 10 दूरी है, 30 × 10 यानी कि 300 का नेट फोर्स होगा, और ये कहाँ पर काम करेगा? ये इसके बीचों बीच काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर है ये 5 और ये 5, तो ये 2/3 दूरी पे काम करेगा, ये आधे पे काम करेगा। इन दोनों को इकट्ठा करके आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो अब आपने अपनी इस प्रॉब्लम को दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक VDL के और एक UDL के, और मान लीजिए आप इनको अलग अलग लगाते हैं और उसकी वजह से इस पे प्रतिक्रियाएं RA1 आया और इस पे प्रतिक्रिया RB1 आया, इस पे प्रतिक्रिया RA2 आया और इस पे प्रतिक्रिया RB2 आया। तो जो नेट प्रतिक्रियाएं होंगी, जो आंसर आपको मिलेगा RA1 RA2 A पर ये RA के बराबर होगा, और RB जो होगा वो RB1 + RB2 के बराबर होगा। तो आपने एक ट्रापेजॉइडल लोड को VDL और UDL में कन्वर्ट करके इसको ज्ञात कर लिया। सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए ये कई स्थितियां देख ली हम लोगों ने। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बीम सिंपली सपोर्ट ना हो, कैंटिलीवर्स आदि हो, तो कैसे वहां पर आप निकालेंगे प्रतिक्रियाओं को। थैंक यू।